पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है तो सर्किल के रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लगातार टर्न कर रहा है। हमने सबसे पहले अनम थीटा डिफाइन किया, उसके बाद में डेल्टा थीटा डिफाइन किया, फिर सक्षम ओमेगा एवरेज डिफाइन किया, फिर ओमेगा डिफाइन किया, फिर अल्फा एवरेज डिफाइन किया, फिर अल्फा डिफाइन किया। अल्फा कांस्टेंट है तो ओमेगा में बराबर चेंजेस होंगे बराबर टाइम में, ओमेगा कांस्टेंट है तो थीटा में बराबर चेंजेस होंगे बराबर टाइम में। ये आपने देखा। अल्फा कांस्टेंट है तो फिर उस केस में हम धैर्य इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज में ले सकते हैं। ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, डेल्टा थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर एंड सो ऑन। वो अपन ने की। एंड राइट हैंड के फिंगर्स को शुभ अपन कर्ल करेंगे मोशन के सेंस में, तो जिधर थंब आएगा वो ओमेगा की डायरेक्शन है, और यदि ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा उसके पैरेलल होगा, ओमेगा कम हो रहा है तो अल्फा उसके एंटी पैरेलल होगा। ये अपन ने देखा। फिर हम लोग रिलेशनशिप में आ गए एंगुलर वेरिएबल्स और लीनियर वेरिएबल्स में। पार्टिकल यदि थीटा एंगल टर्न करेगा तो जो आर्क लेंथ वो ट्रैवल करेगा एस, वो आर थीटा के बराबर होगी। तो एस बराबर आर थीटा, थीटा रेडियंस में होगा। और इधर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो v बराबर आर ओमेगा आता है। वेक्टर नोटेशन में ये हो जाएगा अपना ना v बराबर आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। v वेक्टर इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो v वेक्टर इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये v वेक्टर हो जाएगा। तो v बराबर ओमेगा आर, v की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी, ओमेगा की राइट हैंड थंब रूल से आएगी, और r वेक्टर रेडियली आउटवर्ड होगा। तो v वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस आर। क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन केवल डायरेक्शन का भी अपने को क्वेश्चन गिवन हो फाइंड करने के लिए चाहिए, अदरवाइज v बराबर ओमेगा आर। ये अपन ने देखा। अब एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन में जाना है। तो एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन में जाने के लिए हम लोगों ने v बराबर ओमेगा क्रॉस आर को डिफरेंशिएट किया। तो ये डिफरेंशिएट करने पे हो गया डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर विच इज अल्फा क्रॉस आर। फिर कार्तिक ओमेगा एज इट इज रखा, आर को डिफरेंशिएट किया तो डी आर वेक्टर बाई डी टी हो गया वी। तो सेकंड टर्म हो गई ओमेगा क्रॉस वी, तो अल्फा क्रॉस आर ओमेगा क्रॉस वी, है ना। अल्फा क्रॉस आर की डायरेक्शन देखें, मान लो ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा बाहर की तरफ है, आर इधर है, तो अल्फा क्रॉस आर करें तो इधर आ रहा है। तो ये वाला टर्म जो आ रही है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रही है। ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा बाहर है, वी इधर है, तो ओमेगा क्रॉस वी कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड आ रही है। तो ये रेडियली इनवर्ड है और ये टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल और रेडियली इनवर्ड ये हमारी दोनों है। अब उसके बाद में इसको, तो अल्फा और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो इसको अल्फा आर लिख लेंगे, और डायरेक्शन टेंजेंशियल है तो इसको ई टी कैप लिख लेंगे। और ये ओमेगा क्रॉस वी, वी को ओमेगा और वी में 90 डिग्री एंगल है तो ये केवल ओमेगा वी हो जाएगा, और वी को ओमेगा आर लिखा तो ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। और इसकी डायरेक्शन अंदर आ रही है तो माइनस ई आर कैप लिखा, तो ई टी कैप माइनस ई आर कैप। इस ई आर कैप को आर के साथ अटैच कर दें, आर ई आर कैप, तो ये आर वेक्टर बन जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर हो गया। ओमेगा को वी बाय आर लिखें जोशी, तो ये वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। तो अपन इस एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा वी लिख सकते हैं। ये आपने देखा। फिर यहाँ पे अल्फा है डी ओमेगा बाई डी टी, इस आर को डिफरेंशिएशन के अंदर ले जाएं तो ओमेगा आर वी हो जाएगा। तो इशित अपन इसको लिख सकते हैं, इशित और इसको लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, तो डी वी बाई डी टी ई टी कैप वी स्क्वायर बाय आर माइनस ई आर कैप, ये हो गया। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक्सेलरेशन दो पार्ट है, एक है वी स्क्वायर बाय आर जो अंदर की तरफ होता है तो माइनस ई आर कैप, दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो डी वी बाई डी टी या अल्फा आर होता है। ये अपने देखा। अब हमने बोला सपोज स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फा जीरो होगा, तो अल्फा जीरो होगा तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो यानी कि ये वाली जो टर्म है वो स्पीड चेंज करने, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो बच्ची केवल ये वाली टर्म। स्पीड कांस्टेंट है तो केवल श्रीवास्तव डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन का ये वाला पार्ट परम रिदित रिदित नहीं डायरेक्शन चेंज करने का काम कर रहा है। ये सेंटर की तरफ लग रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, सेंटर सीकिंग टुवर्ड सेंटर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर आर डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, तो ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ई आर कैप या माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर या वी स्क्वायर बाय आर माइनस ई आर कैप। वेक्टर्स में ज़्यादा परेशान नहीं होना है, वो केवल हमसे कोई बोलेगा तो हम लिखेंगे, अदरवाइज केवल सर्कल के सेंटर की तरफ है कितना है वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर है। ये हमारा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हो गया। इसका काम केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने का है, मैग्नीट्यूड चेंज से इसका कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ इनडिस्पेंसिबल, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी तो इट इज़ इनडिस्पेंसिबल, ये हम लोग बोल रहे हैं। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन देख लिया। वेक्टर नोटेशन में यदि इसको देखना है तो वेक्टर नोटेशन में हमने देखा था ओमेगा क्रॉस वी, और वी को लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा क्रॉस आर, तो इसी को हम फर्दर लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस वी लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस आर भी लिख सकते हैं, है ना। तो मेन हो गया ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर, और इसका पॉइंट लिख लिया, ये इंडिस्पेंसिबल है, ये लिख लिया। फिर सेकेंड है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बोलते हैं डी वी बाई डी टी।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड डी वी बाई डी टी, तो ये अल्फा क्रॉस आर है, अल्फा आर, इसका पर्पस केवल मैग्नीट्यूड चेंज करना है, ये टेंजेंशियली होगा और यदि स्पीड कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, है ना। तो ये एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स हो गए। बेटा बीच वाला एसी भी चलाओ, गर्मी होगी। यहाँ तो कोई डाउट है रेस कर दो, एक बार प्रैक्टिस शीट निकाल लो, फिर आगे चलते हैं। वन से 5, 1 to 5, or no, 1 to 5, 6 to 9, 8th. Rock is whirled on the end of a string in a horizontal circle of radius r. If the radius of the circle is reduced to r by 2 while the period remains t, what happens to the centripetal acceleration of the rock? तो centripetal acceleration के तीन formulas हो गए। v square by r, ओमेगा स्क्वायर r या ओमेगा। अब हम लोगों ने टाइम पीरियड सेम रखा है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला काम मिले? और टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। फॉर कांस्टेंट स्पीड, तो कौन सा वाला फॉर्मूला काम मिले? बेटर रहेगा ओमेगा स्क्वायर आर काम मिले, क्योंकि ओमेगा फिक्स्ड है ना, तो ये वाला हमें हेल्प करेगा। तो ए सी बराबर ओमेगा स्क्वायर आर गर्विता प्रपोर्शनल टू आर। तो रेडियस अपन ने आधी कर दी, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी आधा हो गया, तो डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 2। डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2 मतलब हाफ हो गया। शुभद प्रतीक कहाँ है? एब्सेंट है। 9 to 12, 12th. The diagram shows a CD rotating clockwise after turning off the CD. The acceleration of point P. शुभद किया है क्या इसको? हाँ, तो ये घूम रही है इस तरह से, तो इस पॉइंट P का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा, सर्कल के सेंटर की तरफ, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कृति किधर आएगा? क्योंकि स्लो डाउन हो रही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑपोजिट आएगा, यानी कि इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो इनका रिजल्टेंट वो ऐसे आएगा। कौन सा एरो मैच कर रहा है? अच्छा, P मैंने कहीं और पढ़ लिया। P अपने को, P किधर है? इस तरफ है। यही है P। नहीं, डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी ना, वापस ही बना लेते हैं। तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है,
और स्लो डाउन हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट इस तरफ होगा। तो जो नेट एक्सेलरेशन है इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा। किसी ने किया क्या इस प्रॉब्लम को? किसी ने किया है क्या इसको? किसी ने किया इसको? ओके तो AC AT ऐसे 13th to 16th 14th a particle in xy plane with a circular path of radius r with constant speed v, its velocity vector at 0, 10. Okay, तो circular path centered at origin. Centered at origin, 10 radius with constant speed 20, its vector, तो radius 20, speed 20 है और radius 10 है. Its position vector at point 0, 10. Its velocity vector at 0, 10. तो 0, 10 जो आएगा वो यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट P है, 0, 10 यहाँ पर आएगा. अब वेलोसिटी वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी z में है तो z बाहर की तरफ है, तो ये कैसे घूम रहा है? क्लॉक घूम रहा है, एंटी क्लॉक घूम रहा है? एंटी क्लॉक घूम रहा है, हमें मालूम पड़ रहा है यहाँ से एंटी क्लॉक घूम रहा है. तो एंटी क्लॉक घूम रहा है यानी कि टॉप पे वेलोसिटी किधर की तरफ होगी? लेफ्ट में, राइट में? लेफ्ट में ऐसे होगी, तो यानी कि -j में होगी. और स्पीड दे तो रखी है हमें, दे रखी है क्या? 20, तो 20 -j, 20 -i. फिफ्टीन 16 हाँ 15th. Flywheel of radius r starts from rest, has a constant angular acceleration this, the magnitude of the tangential and radial acceleration of a point on the rim after small t. तो रेडियल, तो पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन से. 15th में अल्फा गिवन है 60 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और आराध्या रेडियस गिवन है 20 सेकेंड्स 20 सेंटीमीटर. ये रेडियस गिवन है. टाइम टी पे ओमेगा, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी 60 इंटू 0.15 9 रेडियन पर सेकेंड, ही ओमेगा आ गया. तो ए सी ओमेगा स्क्वायर आर से आएगा, 80 अल्फा आर से. यहाँ से आंसर है. डायरेक्ट वी स्क्वायर बाय आर में ओमेगा से पहले वी निकालना पड़ेगा. नहीं, अल्फा है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. तो t इक्वल्स 2πr/v तब लगेगा जबकि अल्फा 0 है, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड के लिए. वो कार्तिक ठीक है. 16th figure shows 4 tracks that can be taken by a train which move at constant speed. Rank the tracks according to the magnitude of tangential of train's acceleration, the curved portion greatest first. Constant speed से चल रही है ट्रेन, कांस्टेंट स्पीड. ठीक है. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या काम कर रहा है? टर्न करने का काम कर रहा है. क्या काम कर रहा है? टर्न करने का काम कर रहा है. सो द ग्रेटर इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, the greater is the AC,
द ग्रेटर इज द टर्निंग ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। इसको थ्योरी का पार्ट बना लोगे। देखो मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, ये मुझे शौक है, मेरे तो दिमाग में है ये सारी चीज़ें, तो मैं बोर्ड पे यदि कोई चीज़ सिस्टमैटिक लिख रहा हूँ दैट मीन्स वो आपके लिए है, तो आपको इसको नोट्स का पार्ट बनाना है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन में द ग्रेटर इज द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, द ग्रेटर इज द टर्निंग। तो चारों में से सबसे ज़्यादा टर्निंग किस में हो रही है, फोर्थ में या फर्स्ट में? सबसे ज़्यादा ऐसे टर्न कौन सा हुआ? फोर्थ में सबसे ज़्यादा टर्न हुआ, थर्ड में उससे बड़े सर्किल में, सेकंड में और फर्स्ट में। आप सबसे देखो ऐसे जैसे चल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग किस में हुई है? सबसे ज़्यादा बेंडिंग किस में हुई है? फोर्थ में हुई है। बेंडिंग का मतलब है, देखो जैसे अपन देखो जैसे ये बेंडिंग, फिर ये, फिर ये, या इसको दूसरे तरीके से देख सकते हो, सबसे कम रेडियस किस में है? फोर्थ में। तो वी स्क्वायर बाय आर सबसे ज़्यादा किस में है? रेडियस सबसे ज़्यादा तो सबसे कम रेडियस किस में है? सेकंड में है। फिर किस में है? 1/4 में इक्वल है। 1/4 में इक्वल आ रही रेडियस, और सेकंड में, थर्ड में सबसे ज़्यादा है। तो हम इसको A बराबर वी स्क्वायर बाय आर प्रपोर्शनल टू 1/r। तो हम देख रहे हैं R2 लेसर देन R1 बराबर R4 R। सो A2 ग्रेटर देन A1 बराबर A4। आंसर ये दिया हुआ है, ठीक। हाँ, अपने को ये देखो, किसी में क्वार्टर सर्कल चल रहा है, किसी में हाफ सर्कल चल रहा है, तो अपने और स्पीड सेम है सब में, तो अपने को सब में सर्कल की रेडियस देखनी है। तो सर्कल की रेडियस जो लीस्ट आ रही है वो सेकंड में आ रही है। वो जो आर्क बनाए, क्वार्टर सर्कल बनाए, वो सबसे छोटा बनाए, तो उसमें रेडियस लीस्ट आ रही है। 1 और 4 में रेडियस बराबर आ रही है। 1 के क्वार्टर सर्कल और 4th का सेमी सर्कल सेंटर एक ही जगह पर है, तो 1 और 4 में रेडियस सेम है। और 3 में सबसे बड़ा सर्कल है, उसमें रेडियस सबसे ज़्यादा है। तो वी स्क्वायर बाय आर से वी सेम है, आर जिसमें सबसे कम है उसमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है। टर्निंग का नहीं देखें, इसमें डायरेक्ट वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला से हुआ। 17th to 20 प्रखर 15th वाले क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, तो दिस इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। ये है रेडियन, मेरी तरफ देखो, रेडियन पर सेकेंड, तो ये हो गया रेडियन स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, जबकि होनी कितनी चाहिए? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रेडियन है जोशी, रेडियन इज अ प्योर नंबर। जब जरूरत होती है उसको रखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से एल्स ड्रॉप कर देते हैं। जैसे v बराबर ओमेगा आर में देखो, v बराबर ओमेगा आर में इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड, यह है रेडियन पर सेकेंड।
और ये है मीटर, तो मैच कर रही है क्या? रेडियन मीटर पर सेकेंड और इधर लिखा हुआ मीटर पर सेकेंड, मैच नहीं कर रही, रेडियन का डिफरेंस आ रहा है। तो रेडियन में क्या करते हैं, रेडियन को ड्रॉप कर देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से रेडियन को या तो रिटेन करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो इसमें रेडियन को ड्रॉप कर दिया। प्रखर अभी ठीक है? सेवनटीन्थ टू 20 19 सेंटीमीटर एक्सेलरेशन फिर से वही है। यहां कौन सा फॉर्मूला लें? वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर? वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां पे जो फॉर्मूला लेंगे वो लेंगे अपन, हाँ दो सारे फिगर प्रिंट नहीं है तो अपन ए बी सी में कर लेते हैं, वो छूट गया है, ठीक है। तो कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे वी स्क्वायर बाय आर से, यस नो? ओके। 20 to 22 20 A woman rides a Ferris wheel at radius 12 meter of radius 12 meter, completing 5 turns about its horizontal axis every minute. तो 5 टर्न कंप्लीट हो रहे हैं 1 मिनट में, तो ओमेगा यहां से आ गया 5 turns in 1 minute. So omega is 5 turns in 1 minute. That is pi by 6 radian per second. फाइव आरपीएम गिवन है, तो ये तो ओमेगा आ गया अपने यहाँ से। व्हाट आर द पीरियड ऑफ मोशन? तो पीरियड ऑफ मोशन हो गया कैपिटल टी। डायरेक्ट लिख पा रहे हैं क्या? 5 टर्न 60 सेकेंड्स में, तो 1 टर्न 12 सेकेंड में, और वो 2 पाई बाय ओमेगा से भी आ जाएगा। फाइंड पीरियड ऑफ मोशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर आर, विच इज पाई स्क्वायर बाय 36, और आर की वैल्यू है 12 मीटर, सो पाई स्क्वायर बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, सर्कल का सेंटर नीचे है इसलिए। तो ये हो गया पीरियड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ सेंटीमीटर हाईएस्ट पॉइंट। एंड एट द लोएस्ट पॉइंट पे भी इतना ही होगा, ये ए सी टॉप और ए सी लोएस्ट पॉइंट इज अगेन पाई स्क्वायर बाय 3, बट सर्किल का सेंटर अभी ऊपर है तो वर्टिकली अप हो रहा है। 20 के बाद में 21 22, डायरेक्शन देखो ये फेरिस व्हील है, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो सर्कल के सेंटर की तरफ होगी। तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर इस तरफ, और यहाँ सर्कल का सेंटर इस तरफ। Twenty-one, 22, 21. An object moves at constant speed along a circular path in horizontal xy plane with the center at the origin. Okay. When the object is at x equals -2, तो पहले बना लेते हैं। तो ये xy प्लेन में सर्कल है, ओरिजिन सेंटर पर है, सेंटर ओरिजिन पर है। When the object is at x equals -2, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है -2 पर, its velocity is -4j,
वेलोसिटी का एरो नीचे आ रहा है, मतलब ये क्लॉक घूम रही है, एंटी क्लॉक घूम रही है, ये एंटी क्लॉक घूम रही है, और ये लोकेशन दे रखी है -2,0, तो सर्किल की रेडियस कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट y बराबर 2। अच्छा, आपने से पूछा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट y बराबर 2, y बराबर 2 यहाँ पर है, तो स्पीड तो वही रहेगी और वेलोसिटी जो होगी उसका एरो इधर बनेगा, तो वेलोसिटी एट p2 हो गई कितनी, 4, और डायरेक्शन -i मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन एट p2 सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, दैट इज डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, तो v दे रखा है 4, तो 16, रेडियस है 2, तो हो गया -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी ने किया इसको? ओके, (22 to 24), 22 का थर्ड। At what value of theta is the vertical component of the particle's acceleration is greatest? पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड, ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये सर्कल दे रखा है अपने को, एट वॉट वैल्यू ऑफ थीटा इज द वर्टिकल कॉम्पोनेंट, किधर घूम रहा है, क्लॉक एंटी क्लॉक, कुछ नहीं देखा है सर, ठीक है। एट वॉट वैल्यू ऑफ थीटा इज द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द पार्टिकल्स एक्सेलरेशन इज ग्रेटेस्ट, तो पूरा एक्सेलरेशन ही वर्टिकल में आ जाए तो कहां पर होगा ऐसा, इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट हो गया, ग्रेटेस्ट आ गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, π/2 एंड 3π/2, यहां से थीटा मेजर्ड है। (23, 24) वापस से पार्टिकल घूम रहा है, तो पार्टिकल घूम रहा है तो किसी भी मोमेंट पे उसका केवल सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है और उसका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर की तरफ है। अब बोल रहे हैं कब इस एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट मैक्स होगा, तो जब ये पूरा वर्टिकल में होगा तभी मैक्स होगा, यानी कि यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, तो ये पूरा वर्टिकल में आ जाएगा, इसलिए हाँ, यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं बता सकते। 23, 24, हाँ 23 में कौन सा पार्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कल किया अपन ने ये, ए टू बी में चेंज इन वेलोसिटी, ए टू सी में चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन ए टू सी, कल क्लास में कराता हूँ। हाँ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू सी, तो अब दो ए पे एक्सेलरेशन कितना है, ए पे एक्सेलरेशन है v²/r टूवर्ड्स राइट या लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इधर है v², और यहाँ एक्सेलरेशन इधर है, तो चेंज कितना हुआ, ए माइनस ए सी, दिस माइनस दिस 2v²/r, और डायरेक्शन किधर होगी, आई कैप माइनस आई कैप, आई कैप, ए सी माइनस ए,
माइनस ए करेंगे तो टूवर्ड्स राइट हो जाएगा, इसलिए 2v² आई कैप। हाँ बोला यूनिफॉर्म स्पीड v। श्रीवास्तव ठीक है। 24 व्हाट इज द चेंज इन एक्सेलरेशन गोइंग फ्रॉम p1 टू p2? फिर से हमें सर्किल बनाना है। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? AC माइनस AA होगा बिल्कुल। तो 24th में ऐसे ही हमें अभी P1 पे एक्सेलरेशन किधर है? P1 टू P2, तो P1 पे एक्सेलरेशन इधर है और P2 ऊपर है, P2 पे एक्सेलरेशन इधर है। तो जिन दो वेक्टर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है उनके बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? AP2 माइनस AP1 मॉड √2 टाइम्स v², a² प्लस b²। कुछ कहना है? नहीं और किसी को कुछ कहना है? 16th क्वेश्चन में क्या पूछना है? 16th में हमें v²/r, तो v चारों ट्रैक पे सेम है। अब किस ट्रैक का पूरा सर्कल होना जरूरी नहीं है, क्वार्टर सर्कल भी हो सकता है, हाफ सर्कल भी हो सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड में क्वार्टर सर्कल है, थर्ड में हाफ सर्कल है, फोर्थ में हाफ सर्कल है। तो रेडियस किसकी सबसे कम आ रही है? सेकंड की। फर्स्ट और थर्ड की रेडियस बराबर है और फर्स्ट और फोर्थ की बराबर है और थर्ड की रेडियस सबसे ज्यादा है। हाँ 10th। A particle moves in a circle of radius r with constant angular acceleration alpha. At t बराबर 0 its speed is 0. Then the angular speed, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ओमेगा इक्वल्स, वेरी गुड गगन। तो फिर पहला ऑप्शन आ रहा है क्या? आ रहा है। और कोई इसी में सेकंड, 10th का सेकंड, 10th का सी, द नेट एक्सेलरेशन AC आ गया, AT आ गया, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो नेट एक्सेलरेशन आएगा। अभी करेंगे। 14th में क्या दिक्कत? 14th में हम कह रहे हैं, देखो दोस्तों मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मुझे आए हुए करीब 20 मिनट्स हो गए। मेरे फ्रेंडली नेचर को मिसयूज़ मत करो, समझो मेरी बात को। मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ कि ये शीट्स वगैरह देते हैं, इट शुड नॉट बी 1-to-1 इंटरेक्शन क्लास में। आप लोगों को आपस में, अब आप बैठे हो, साहू के पास बैठे हो, इसके पास बैठे हो, इसके पास बैठे हो, आपको आपस में डिस्कस करना चाहिए। आपको पॉकेट्स मिलती हैं 10-10, 15-15 मिनट की। क्लास में हमारा 1-1 मिनट कीमती है। मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बेस बने। और क्लास में डेफिनेटली यदि 80 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 75 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो 30-40 स्टूडेंट्स क्वेश्चंस कर लेते हैं और 30-40 स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। तो ऐसे में हमें क्या करना है? क्लासरूम का फ़ायदा उठाना है कि हम पास वाले से पूछें, पीछे वाले से पूछें, आगे वाले से पूछें। यदि आप इमेज कॉन्शियस बन के बैठोगे तो आप लिटरली सीख नहीं पाओगे, क्योंकि मैं हमेशा आपको इतने प्यार से नहीं सिखा पाऊंगा बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम। अभी मेरे अंदर इरिटेशन आ रहा था, मैंने कंट्रोल किया। समझ रहे हो? आपको आपस में सीखना एक दूसरे से कि अब उसको इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आ रही, नहीं आना कोई गलत नहीं है, बट अब आपको टूल्स बता रखे हैं कि आपको क्या करना है। आपके अराउंड एक इकोसिस्टम बनाना है।
आप आ जाते हो 8 o'clock से आधा घंटा पहले आ जाते हो, ज़्यादातर बच्चे 15 मिनट पहले आ जाते हो। कुछ लोग बस में आते हैं, वैन में आते हैं। आपको शीट खोलनी है, एक दूसरे से डिस्कस करना है ताकि क्लास का टाइम सेव करें। मैं हमेशा इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर पाऊँ, मैं अभी आपको बस ऐसे सपोर्ट दे रहा हूँ, कुशनिंग दे रहा हूँ मैं आपको कि आप किस तरह से उठो, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए, आप घबरा नहीं जाओ। बट ये कुशनिंग परमानेंट नहीं रह पाएगी। यदि इस तरह से हम पढ़ाएंगे तो आपका आधा सिलेबस फिनिश नहीं कर पाएंगे, आधा भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन है कि हम बैच में 10-15 बच्चों को बैठा दें, बस बाकी सबका अलग बैच बना दें। एक ऑप्शन हमारे पास ये है। यदि आप वो उसी तरह से चलोगे तो वही करना पड़ेगा हमें। यदि आप नहीं चेंज होगे कि 3 महीने में आपको डेवलप होना चाहिए, डेवलप कैसे होना चाहिए? मैं कभी ये नहीं कहता हूँ आपसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। अभी आप ऐसे इतने कैजुअल मोड में रहोगे, मेरी ईजी अवेलेबिलिटी को आप गलत समझ रहे हो, बहुत गलत मिस इंटरप्रेट कर रहे हो आप। तो आप इतना कैजुअल रहोगे कि अपन, मैं पूछने से मना नहीं कर रहा हूँ, बट अपने आप से ये पूछो कि क्या आपने उस क्वेश्चन में अपने इकोसिस्टम से हेल्प ली क्या? तो अभी मैं आया, मेरे को आने में करीब 15 मिनट लगे, आप क्लासरूम में आ चुके थे, आपने क्या किया उस 10-15 मिनट में? आपको अलर्टनेस रखनी होगी कि क्लास है, अब सर प्रैक्टिस शीट कराएंगे, मेरी प्रैक्टिस शीट का क्या स्टेटस है। आपको सुबह आते ही ध्यान रहना चाहिए कि मेरे को ये क्वेश्चन डिस्कस करना है, आपकी शॉर्ट डायरी में लिखा हुआ होना चाहिए। नहीं तो हम इतना सब कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हम क्लास 11 का सिलेबस क्लास 11 में फिनिश नहीं कर पाते हैं। देखो क्या होता है, सीकर में डेली 3 क्लासेस होती हैं, 150 से 200 बच्चे एक क्लासरूम में बैठते हैं, डेली 3 क्लासेस होती हैं, 2 घंटे की। डायरेक्टर्स खुद नहीं पढ़ाते हैं, रेयरली पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं। टीचर्स को क्लियर कट टाइम टेबल मिला हुआ होता है कि आपको इतने टाइम में चैप्टर कंप्लीट करना है। डेली पढ़ाते हैं, डेली पढ़ाते हैं। और आप ही के जैसे बच्चे होते हैं, क्या कोप अप कर पाते हैं? नहीं, सबका बैंड बजता है। हम थोड़ा आपके साथ लीनियंट रहते हैं ताकि आपको कुशनिंग मिले और आप थोड़ा सपोर्ट से ऊपर उठ पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऊपर उठ पाओ। तो आप इस चीज़ को समझने की थोड़ी कोशिश करो। आप क्लासरूम के टाइम को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करो। क्लासरूम बकवास करने के लिए नहीं है, क्लासरूम है हम जो पढ़ें उसको और डेवलप करने के लिए। तो आप जैसे आके बैठ जाते हो, आपकी छोटी डायरी खुल जानी चाहिए कि भैया क्या क्या डिस्कस करना है, पीएस डिस्कस करनी है, असाइनमेंट डिस्कस करना है, ये डिस्कस करना है। फिर आजू बाजू वालों के आपस में बिल्कुल धीरे से आवाज़ में तीनों एक दूसरे के रजिस्टर में लग जाओ, तेरे से हो गया क्या, मेरे से हो गया क्या। और कोई बकवास बच्चा बैठता है तो फिर उससे दूर बैठो और मुझे मैसेज किया करो कि सर ये बच्चा कुछ नहीं करता, क्लास में केवल बकवास करता है, जोकर है और चारों तरफ हंसाता रहता है बस। ऐसे हम आईटी की तैयारी थोड़ी कर पाएंगे। मैं जितना सॉफ्ट दिखता हूँ उतना हूँ नहीं, ऐसा आईटी की तैयारी थोड़ी कर पाएंगे हम। आसपास हम यहाँ जोक क्रैक करने के लिए थोड़ी आ रहे हैं, यहाँ पे मूवीज़ डिस्कस करने के लिए थोड़ी आ रहे हैं, यहाँ पे आईपीएल डिस्कस करने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। इट्स अ ब्लडी सीरियस गेम। आप ऑल इंडिया लेवल पे टॉप 5000 में आने का, अभी तो 5000 भी आपको बुरा लगता है, आप 500 के अंदर आने का एम करके यहाँ पे बैठे हो। और जो हमारी हरकतें आपकी क्या सब बच्चों की जो रहती है वो 50,000 के अंदर वालों की नहीं होती। और विश्वास करो इसी तरह से चलेंगे 3/4 क्लास 50,000 के अंदर नहीं होगी जेई मेन में। 3/4 क्लास आप आज नोट कर लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो और देख लेना जब अप्रैल में रिजल्ट आएगा तो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे ही रहेंगे तो वही हाल होना है। हमें अपने समय का सदुपयोग करना होगा। पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। वॉल्यूम इसलिए ज़्यादा भी, मैं क्लास में 5 बच्चों को बैठ के पढ़ाऊँ तो वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, मैं खटाखट आगे बढ़ाता जाऊँगा क्योंकि बच्चे सीखते जाएंगे। तो मेरे को चैप्टर फिनिश करने में आधा टाइम लगेगा यदि मैं इस क्लास में केवल 10 बच्चों को बैठ के पढ़ाऊँ तो। आधे टाइम में सिलेबस ख़त्म कर दूँगा और इससे काफ़ी डेप्थ में, ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ में। बट आप लोगों को सबको साथ में लेके चलना होता है कि आप सब ग्रो करो। उसके लिए हम थोड़ा स्लो रहते हैं, आपको ईजी क्वेश्चंस कराते हैं, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो अब वो क्वेश्चनिंग पीरियड हमें धीरे धीरे रिमूव करना है। अब आपको आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं कि आपसे क्वेश्चन हो जाए, आप आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये कि आप प्रोटोकॉल सही तरह से फॉलो कर रहे हो, कि आपने घर जाके सबसे पहले जो करना है उससे रिलेटेड पहले फॉर्मूलाज वगैरह ब्रशअप किए, फिर उसके बाद में आपने प्यार से क्वेश्चन सॉल्व किए, जो क्वेश्चन नहीं हुए उनको नोट्स में से खोल के दोबारा देखा, अच्छा ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन का है तो वहाँ से देखा, कोई और चीज़ कहीं और से देखी,
फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपसे रह गए, उनको आपने अपनी पॉकेट डायरी में लिखा, प्रैक्टिस शीट 5, 6, क्वेश्चन नंबर 3, 11, 20। फिर क्लासरूम में आते ही आप एक्टिव हो गए अपने साथ वालों के साथ में, आपने एक दूसरे को डिस्कस किया, कोई एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं कर रहा है, बल्कि एक दूसरे को सिखा रहा है, अरे देख इसमें तूने ये गलती कर दी, इसमें ऐसा होगा। और फिर क्वेश्चंस हमारे सब डिस्कस हो गए, टीचर आया, कोई एक आध कॉमन डाउट है, कुछ मिस्टेक है, वो आपने डिस्कस कर ली, काम हो गया 5 मिनट में। ऐसे हम करने लगे, मैं शीटें देना ही बंद कर दूंगा, कि मेरे को सिलेबस भी तो कराना है। तो इसलिए थोड़ा अपन, आप सेंसिबल बच्चे हो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब आपको सेंस प्रिवेल करना चाहिए। हम 3rd मंथ कंप्लीट करने वाले हैं, है ना? हो गया है शायद, कब स्टार्ट किया था हमने? 23। आज क्या है? 19th होने वाला है, 3rd मंथ कंप्लीट होने वाला है। तो अब वो हमें थोड़ी मेच्योरिटी आनी चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है। तो कैजुअल मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, बैठे आराम से, पहले आपस में डिस्कस करो, मेरी बात को फिर से इंटरप्रेट सही तरीके से करना। क्वेश्चन पूछना मना नहीं है, कोई क्वेश्चन छोटा नहीं है, कोई डाउट छोटा नहीं है, बट अब क्लासरूम का टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए यदि कोई चीज़ पढ़ा दी है तो आपको टीचर से लास्ट में पूछनी चाहिए, क्योंकि टीचर तो पढ़ा चुका है। अब आपको अपने अराउंड सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना चाहिए, उसमें एआई कभी नहीं होना चाहिए। वो सपोर्ट सिस्टम है आप दोस्त, आपका खुद का दिमाग और आपके दोस्त। पहले वो क्रॉस करना है आपने, वो पहले अपने दिमाग से सोचा, रजिस्टर में दोबारा देखा, फिर दोस्त से पूछा, उसके बाद फिर टीचर के पास आए। ऐसे करेंगे तो आप इस कंपटीशन में बने रहोगे, तैयारी में बने रहोगे, नहीं तो छूट जाओगे, पूछोगे नहीं और छूट जाओगे। तो मेक श्योर हम क्लासेस का टाइम बहुत बेटर वे में यूटिलाइज करते हैं। हम क्लास मतलब नो नॉनसेंस, मैं हर साल बोलता हूँ, ऐसा नहीं मेरे को अभी कोई ज्ञान आया है और अभी से बोलने लगा हूँ, हर साल बोलता हूँ, बट बच्चे इसको हवा में उड़ा देते हैं, क्योंकि 10 साल की आदतें वही होती है। आप यदि अंदर से चेंजेस नहीं लाओगे, अपनी राइटिंग में वो चीज़ें नहीं लिखोगे, आपकी वॉल पे रूम में लिखा होना चाहिए क्लास मीन्स नो बकवास, और रोज़ आप वहाँ से पढ़ के घर से निकलो, क्लासरूम मीन्स नो बकवास। आप ही का समय यार, मैं चाहता हूँ आप रोज़ खेलो 1 घंटा, मैं नहीं चाहता हूँ आप दिन भर पढ़ाई करते रहो। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा म्यूज़िक भी करो, आप थोड़ा खेलो भी, थोड़ी अच्छी किताब भी पढ़ो, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी करो, वीकेंड पे मूवी भी देखो। हम ज़िंदगी को बहुत अच्छी रखना चाहते हैं, बट वो तब हो पाएगा जब आप बहुत इंटेंसिवली काम करोगे, अदरवाइज आपके बैकलॉग्स ही बैकलॉग्स चलते रहेंगे। तो आपको थोड़ा इंटेंसिटी लानी होगी कि जहाँ बैठे हैं वहाँ फुल अटेंशन। इतनी पढ़ाई नहीं है कि आपको 5-5 घंटे पढ़ना पड़े, वो तब पढ़ना पड़ेगा जब आप थोड़ा ल्यूकवार्म स्टेट में हो, आपकी इंटेंसिटी उतनी अच्छी नहीं है, आपका अटेंशन उतना अच्छा नहीं है। अटेंशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि क्लासरूम में बैठे हैं, नो नॉनसेंस, कोई बकवास नहीं, ऑन टाइम को, अपने टाइम, अपना टाइम अपना सबसे कीमती एसेट है। अपने आप को एक बड़ी कंपनी के सीईओ की तरह माना करो दिमाग में, जिसका एक एक सेकंड कीमती है, बहुत ढंग से उसको यूटिलाइज करना है। 16 साल के बच्चे की तरह हम बिहेव करेंगे तो फिर तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। मैंने कई बार बोल चुका हूँ ना, 16 साल के लड़के को, लड़की को बिहेव करना है 25 साल के लड़के लड़की की तरह, एक प्रोफेशनल की तरह, जिसका टाइम बहुत कीमती है, जिसके टास्क एनलिस्टेड हैं, और उसका टाइम को ढंग से यूटिलाइज करा। मैं कह रहा हूँ आपको, मैं चाहता हूँ आप रोज़ कुछ म्यूज़िक करो, आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करो, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखो, क्योंकि वो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगा। कुछ म्यूज़िक ध्यान से सुनो, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ म्यूज़िक सुनो, ताकि आपके सेंसेस काम डाउन हो और आप रिजुविनेट होकर बढ़िया तरह से पढ़ाई कर पाओ। मैं चाहता हूँ आप रोज़ खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो, स्क्वॉश खेलो, लॉन टेनिस खेलो, कुछ खेलो, क्योंकि वो भी पढ़ाई के लिए काम का है। आप रोज़ किताब के 4-5 पन्ने पढ़ो, किसी अच्छी किताब के, जो आपका परसेप्शन ब्रॉड करे, जो आपकी मैच्योरिटी बढ़ाए। तो वो सब कब हो पाएगा? जो आपने टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करोगे। अपनी एज की तरह ही रहोगे कि जाके मम्मा के पास कभी भी बकवास करने लग गए, कभी कुछ और करने लग गए, तो फिर वो आप टाइम को उतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा मेरा टाइम कैसे जा रहा है। अभी 2 घंटे है, पढ़ाई मतलब पढ़ाई। वो अवेयरनेस लानी होगी। लाओगे तो फिर अपने आप आपका काम इफेक्टिवली फास्ट होगा। फास्ट होगा तो समय निकलेगा, नहीं तो क्या होगा, पढ़ाई के कॉस्ट पे एक्टिविटीज़ करोगे और फिर पिछड़ते जाओगे, जो सारे बच्चे पिछड़ते हैं। तो मेक श्योर कि अपन क्लासेस मीन्स नो बकवास, पढ़ाई मतलब नो बकवास, नो नॉनसेंस। पढ़ रहे हैं तो पूरा अटमोस्ट अटेंशन से पढ़ रहे हैं।
मैं चाहता हूँ आप बहुत सारी चीज़ें करते हुए पढ़ाई करो, क्योंकि वही सही तरीका है। दिन भर पढ़ना सही तरीका नहीं है, बट पढ़ना पड़ेगा यदि आप कम इंटेंसिटी से पढ़ते हो तो, कम इन्वॉल्वमेंट से पढ़ते हो तो, पूरे अटेंशन से नहीं पढ़ते हो तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा, फिर बाकी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, और नहीं छोड़ोगे तो फिर ये इसमें कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो इसलिए रोज़ का अपना एनालिसिस ज़रूरी है, रोज़ का इंट्रोस्पेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि आप रोज़ अपने टाइम का फ्लो देखते हो, मैंने अपना टाइम इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ किया क्या। यदि आप यहाँ पे रुक के पढ़ाई करते हो, खाना खा लिया, 5 से 10 मिनट बातचीत हो गई, अनवाइंड हो गए, अब एक बार पढ़ने बैठ गए तो नो नॉनसेंस। आप क्लास के लास्ट रैंक करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ग्रो करना है, एटीट्यूड बनाना है अच्छा। जब पढ़ रहे हैं नो नॉनसेंस, बैठ गए 2:30 पे पढ़ने, 2 o'clock पढ़ने, 2 घंटे का स्लॉट है, नो नॉनसेंस, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। अब घुस के पढ़ेंगे, पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ पढ़ेंगे, ताकि फिर म्यूज़िक भी अच्छे तरह से सुन पाएँ, खेल भी अच्छी तरह से पाएँ, किताब भी अच्छी तरह से कर पाएँ। तो क्लासरूम में जो मैंने स्टार्ट किया था, जो शीट्स वगैरह मिलती है, जो आपका होमवर्क होता है, लेक्चर के डाउट्स होते हैं, अपने अराउंड ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करो कि हम आपस में डिस्कस करें। ये क्लासरूम का यही फ़ायदा है, अदरवाइज़ तो पीडब्ल्यू में इतने अच्छे टीचर्स हैं, आप घर पे पढ़ो ना, 4,000 रुपये में एक कोर्स कर सकते हो जिसका हम 40 गुना चार्ज करते हैं। अवेलेबल है 4,000 रुपये में कोर्स, कहीं जाना आना भी नहीं पड़ेगा, घर में बैठे हैं आराम से, किसी की बात नहीं सुननी पड़ेगी। दो क्यों इस कोर्स का फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने पीयर ग्रुप से बहुत सीखते हैं। तो इसलिए अराउंड अपना ऐसे पीयर ग्रुप बनाओ, जो भी बच्चे थोड़े अनहैच्ड एक्स की कैटेगरी में आते हैं, थोड़ा जोकर वाला एटीट्यूड है उनका, मुझे पर्सनल रिपोर्ट करो, मैं उनको इंडिविजुअल काउंसिल करूँगा, उनको इंडिविजुअली समझाऊंगा कि कैसे वहाँ से इवॉल्व हो सकते हैं। इट इज़ नॉट कंप्लेन, हमें अपने क्लासरूम का एटमॉस्फेयर अपलिफ्ट करना है, क्योंकि वो सब आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। यदि एक भी जोकर क्लास में बैठा हुआ होगा तो पूरा क्लास स्पॉइल होगी उससे। तो जो हंसते हैं, ज़बरदस्ती हंसते हैं, हंसाते हैं चारों तरफ, मैं उनको जोकर ही बोलता हूँ कि पढ़ाई लिखाई का काम चल रहा है, उनको हंसी आ रही है। तो आपके अराउंड ऐसे लोग हैं, जस्ट इन्फॉर्म मी, बिलीव मी, मैं कभी भी उस बच्चे को एम्बैरस नहीं करूँगा। मेरे भी क्लास में नोटिस में है, मैं भी भूल जाता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से उस बच्चे को गाइड करूँगा, और उसका भला होगा और आपका सबका भला होगा क्लासरूम में। तो आपको अपने अपने अराउंड एटमॉस्फेयर के लिए मोस्ट विजिलेंट रहना। और आप खुद जोकर की कैटेगरी में आते हो तो आप मैसेज करोगे, सर मैं एक्चुअली आपके नजर, मैं जोकर की तरह रहता हूँ क्लास में, एंड प्लीज़ हेल्प मी। मैं मोस्टली मेरा टाइम इधर उधर टाइम पास में रहता है, हंसा दूँ बस, हंस जाऊँ। वो छोटी क्लासेस में ठीक था, 10th तक ठीक था, अब मतलब इट्स अ सीरियस गेम, ब्लडी सीरियस गेम। इसमें अपने को अपनी ज़िंदगी है इसमें, हम किस कॉलेज में जाएंगे उससे अपनी लाइफ की क्वालिटी बहुत कुछ डिसाइड होगी, हमारा थिंकिंग पैटर्न डिसाइड होगा, हमारी एम्बिशंस डिसाइड होंगी, तो इसी गेम से डिसाइड होगा। तो इस गेम को बहुत अच्छी तरह से खेलना है, टाइम पास करते हुए नहीं खेलना है। तो हमें अपनी क्लास का एटमॉस्फेयर अच्छा करना है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। तो उसमें पहला तो आप खुद पे, हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी लेता है, काम ही खत्म हो जाता है ना, कि मेरे को जोकर नहीं बनना है, मेरे को सर की अनहैच्ड कैटेगरी में नहीं आना है, या पार्शियली हैच्ड कैटेगरी में नहीं आना है। मेरे को क्लासरूम में इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी भैया रोज़। ऐसे नहीं होते बिहेवियरल चेंजेस, क्योंकि वो आपके अंदर डीपली इनग्रेन्ड है। यदि मेरी हंसने की आदत है, मेरी हमेशा कोई फ़नी चीज़ निकालने की आदत है, विच इज़ अ गुड थिंग, बट वो डिपेंड करता है कैसे एनवायरनमेंट में आप हो। तो ऐसे वो चेंज नहीं होगी, वो डीपली इनग्रेन्ड है आपके अंदर। आप रोज़ ध्यान दोगे, किसी भी चीज़ को चेंज करना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहली चीज़ है आपका उस पर ध्यान जाना। चेंजेस कम फ्रॉम विद इन, फ्रॉम योर ओन अवेयरनेस। तो आपकी अवेयरनेस उस पर जानी चाहिए कि रोज़ आप जब अपनी डायरी लिखते हो तो आप ध्यान करते हो आज मैं कितनी बार जोकर की तरह काम किया, आज मैंने अपना टाइम कितना ऐसे ही बस स्पिल कर दिया, इधर उधर स्पिल कर दिया, 15-20 मिनट ऐसे बकवास में उधर स्पिल कर दिया, फिर उधर स्पिल कर दिया, फिर उधर स्पिल कर दिया। हफ्ते में एक दिन दोस्तों के साथ जाओ, 2 घंटे घूम कर आओ, खूब मस्ती कर आओ, बजरंगगढ़ जाओ, कहीं खाने पीने जाओ, मूवी देखने जाओ, दैट्स गुड। हर चीज़ में इंटेंसिटी हो पूरी, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हफ्ते में एक दिन आप जा सकते हो आराम से, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, खाओ पियो, मस्ती करो, बट बाकी टाइम क्लासरूम मतलब क्लासरूम। मैं जो बोल रहा हूँ वो डिफ़िकल्ट है, बट ये हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी ले ले तो बहुत आसान है, और साथ वाला उसकी हेल्प करे। तो रोज़ अपनी डायरी में लिखना है कि मेरा आज दिन भर का एटीट्यूड कैसा रहा। क्या आप नहीं चाहते हो कि आप पढ़ाई के साथ खेलो भी? बोले यस नो। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा हर बच्चा पढ़ाई के साथ खेले,
क्या आप नहीं चाहते हो कि कुछ अच्छी किताबें आप पढ़ो इन 2 सालों में, जिससे आपकी मैच्योरिटी डेवलप हो, आपकी सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो, लोग आपको रेस्पेक्ट से देखें, आप शाय फील नहीं करो, आपका इंट्रोवर्ट एटीट्यूड ख़त्म हो, आपको स्पीकिंग में दिक्कत नहीं हो। जितना अंदर कंटेंट होगा अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। मैं आज से करीब 8-10 साल पहले इतना नहीं बोलता था इस तरह से जितना अभी बोलता हूँ, बिकॉज वो कंटेंट अंदर गया तो अपने आप बाहर आता है। पहले भी बच्चों को समझाता था पर अलग तरह से समझाता था, अभी अलग तरह समझाता हूँ, क्योंकि पिछले 5-7 साल में अलग तरह से कंटेंट मैंने अंदर लिया है। तो ऐसे आपके अंदर ढंग की चीज़ें जाएंगी तो आप कहीं पे बैठोगे तो ढंग की बातें करोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, खुद के पे ट्रस्ट आएगा, खुद पे अश्योरेंस आएगा। तो आपका इन 2 सालों में अच्छी किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बट समय निकलना चाहिए। खेलना बहुत ज़रूरी है, म्यूज़िक करना बहुत ज़रूरी है। म्यूज़िक इज़ डैम इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल हॉलिस्टिक ग्रोथ, वो करना ज़रूरी है, बस समय निकलना चाहिए उसके लिए। समय कैसे? पढ़ाई की कॉस्ट पे नहीं निकलना चाहिए। तो पढ़ाई बहुत जल्दी हो सकती है यदि हम क्लासरूम में पूरा ध्यान लगा दें। पूरा ध्यान कितना सा किया आप सोच के देखो, आपको लगता है मैंने बहुत करा दिया, आप एक क्लासरूम के नोट्स खोल के देखो हमने किया कितना सा। लास्ट लेक्चर में क्या किया हमने, यहाँ से स्टार्ट किया था ये मैं समझा चुका था, ये भी मैं करवा चुका था, नहीं यहाँ इस एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था। अब जिसने इसको क्लासरूम में बढ़िया तरह से दिमाग ला के कर लिया, आपको बहुत खाली मोमेंट्स मिलते हैं जब मैं मूव कर रहा हूँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप उन मोमेंट्स में उस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज कर सकते हो, ताकि घर पे आप थोड़ा फास्ट फिनिश कर लो थ्योरी को। अब ये किया गया ई आर कैप जिस ये v बराबर ओमेगा, ये क्या है इसमें, आपको एक बार देख के लिखना है। ये वेक्टर्स का पुराना कॉन्सेप्ट है, टाइम पीरियड 2πr/v। इसमें थोड़ा टाइम देना था, तो क्लासरूम में भी आपने अच्छे से समझा मेरे साथ में, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मुझसे दोबारा पूछा था, तो मैंने कई बार एक्सप्लेन किया। तो ऐसे में जो बच्चे पहले पढ़ चुके थे उनको इस समय और दोबारा दिमाग में, खुद के दिमाग से फिर से ओरली सॉल्व करना था, फिर ओरली सॉल्व करना था, बैठ जाता तो फिर घर जाके बहुत फास्ट हो जाता। तो ऐसे हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी, क्लासरूम्स हमारे पास अपॉर्चुनिटी है हमारा अटमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप करने की, हमारा अटमोस्ट फोकस बिल्डअप करने की, बट आपके अंदर से वो विलिंगनेस चाहिए। बच्चों क्लास 10th 9th तो वो स्कूल वाले सिस्टम से यहाँ तो आप 1 लाख के बाहर जाओगे। आप मेरे पास आओ कभी, मैं जेईई मेन का रिजल्ट दिखा दूंगा, कैसे बच्चों की रैंक आती है, कैसे परसेंटाइल आते हैं। 6-6 लाख 8-8 लाख, वही बच्चे जिनको हम पढ़ाते हैं 2 साल, ऐसा ही ज्ञान देते हैं जैसा आपको दे रहे हैं। 6 लाख 5 लाख 3 लाख 2 लाख 88,000 इस तरह की रैंक आती है। क्यों आती है? क्योंकि डेवलप ही नहीं होते हो जैसे उनको डेवलप होना है, वही बच्चे ही बने रहते हैं वो। तो हमें ग्रो करना है, तो ग्रो तब होगे जब रोज़ अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे, रोज़ अपनी एक्टिविटीज़ को वॉच करोगे। केवल और केवल आपका जब खुद का ध्यान जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ मेरी लाइफ के साथ में, अपने टाइम के साथ में, तो केवल आप इवॉल्व होगे, बाकी कुछ नहीं। मेरी बातें सुनने में आपको बहुत अच्छी लगेगी, बट वो कुछ भी इम्पैक्ट आप पे क्रिएट नहीं करेगी। इम्पैक्ट केवल तब आएगा जबकि आप रोज़ अपनी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हो, आप रोज़ अपनी वर्किंग पे ध्यान देते हो कि मैंने किया क्या दिन भर में, मेरा टाइम कैसे स्पिल हुआ है चारों तरफ, मेरा अटेंशन कैसे स्पिल हुआ है, जो चीज़ें मेरी करी वो क्या मेरी लाइफ को बेटर करने के लिए अलाइंड है क्या। मैंने मूवी देखी पढ़ाई की कॉस्ट पे, मैंने ये किया, ये सब आपको रोज़ अपने आप से क्वेश्चन पुटअप करना होगा। मैं मम्मा के साथ उलझा फालतू की बातों में, मैंने झगड़ा कर लिया खाने को लेके, मैंने ये कर लिया, मैं भाई के साथ अटक गया, मैं उसके साथ अटक गया। आपको देखना है यार मेरे लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या, मेरे लिए मेरा ईगो इंपॉर्टेंट है या मेरी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना पड़ेगा। आपका लोगों से, मतलब एक समझदार आदमी तो जल्दी हार जाएगा, भैया मेरे को नहीं उलझना, उसके पास टाइम, उसका टाइम कीमती है, उसे दिख रहा है इससे जीतने से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कोई मेडल थोड़ी मिलना है, तो फालतू के बकवास में वो नहीं पड़ेगा। जो समझदार इंसान होगा वो फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ेगा, उसके लिए टाइम बहुत कीमती है, उसके लिए अपना अटेंशन बहुत कीमती है। तो इसे रोज़ ध्यान दोगे कि मैंने सुबह उठ के रात को सोने तक अपना अटेंशन कैसे स्पिल किया, मैंने अपना समय कैसे ऐसे ऐसे गिरा दिया इधर उधर, तो फिर केवल आपके अंदर चेंजेस आएंगे। मैं कितना भी बोलूँ कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए डायरी राइटिंग मैं समझता हूँ किसी एडल्ट या बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। कि आप रोज़ लिखते हो आपका टाइम का फ्लो कैसे गया, आपके क्या झगड़े हुए, क्या चल रहा है, डिड यू डू योर बेस्ट, आपने अपना बेस्ट किया क्या।
तो ये सब करने से चेंजेस आएंगे, अदरवाइज तो हम रोज़ ऐसी बातें करते रहेंगे और इसमें क्लास का टाइम जाता है अननेसेसरी। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी होमवर्क मिलता है, एक्सरसाइज मिलती है, अपने अराउंड इकोसिस्टम बनाओ, 2-4 बच्चों का फ्रेंड सर्कल बनाओ, बनेगा। उसके लिए आपको अपना ईगो जेब में रखना होगा। यदि आप अकेले हो तो आपको पास किसी को, मान लो आपको आपके पास में कोई बच्चा बैठता है, आपको लगता है कि वो ठीक तरह से पढ़ता है, आपको उससे कांटेक्ट करना है, मेरे से नंबर ले लो, उसको मैसेज करो, यार आई नीड योर हेल्प, अपन थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं क्या। 2-3 बच्चों का ग्रुप है, आप भी उस ग्रुप में जाना चाहते हो, आप डायरेक्ट बोलने में थोड़ा हेजिटेट कर रहे हो, मेरे से नंबर ले लो, उसको व्हाट्सएप कर दो उस ग्रुप को, यार मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। हमें ऐसे हेल्प लेने की आदत डालनी पड़ेगी। हम सोचें मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं किसी से हेल्प नहीं लूँगा, केवल एआई से कर लूँगा, तो फिर आप इस कॉन्टेक्स्ट में डूबने हो। आपको अपनी एज वालों के साथ में ग्रुप बनाना है। मैंने शुरुआत की क्लास में बोला था, ग्रुप बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप बनाना। और ग्रुप में हर तरह के बच्चे होने चाहिए। ऐसा मत मानो कि मेरे बराबर का ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप पढ़ाओ किसी को, यदि आपसे मान लो पढ़ना चाहता है, तो उसमें आपको बहुत ग्रोथ होगी, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत अश्योरेंस आएगा आपको, सेल्फ अश्योरेंस, यदि आप किसी को पढ़ाओगे तो। उसमें टाइम ख़राब नहीं होता है, बकवास होती है वो कि मेरा टाइम ख़राब हो गया। यदि 10 मिनट आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो एक तो आपको क्लैरिटी आएगी, और आपको बताने से एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा, खुद के साथ एक अश्योरेंस आएगा, एक आपकी इंटीरियरिटी बहुत बेटर होगी जब हम किसी को असिस्ट करते हैं तो। और पढ़ाई लिखाई सब जगह हेल्प करेगा, तो किसी को ऐसा कंसर्न नहीं हो रहा है मेरे दूसरों बताने में मेरा टाइम ख़राब होता है। कोई टाइम ख़राब नहीं होता है, उससे आपको गेन होती है, ग्रोथ होती है आपकी। और सेम सिचुएशन आपके साथ कभी होगी कॉर्पोरेट में, कॉलेज में, कहीं पे, तो लाइफ सर्कल है जो हम करते हैं, घूम फिर के वापस आता है। यहाँ किसी को हेल्प कर रहे हैं, कॉलेज में हमें कोई हेल्प करेगा, कॉर्पोरेट में हमें कोई हेल्प करेगा, हायर स्टडीज़ में हमें कोई हेल्प करेगा, तो इसलिए उसमें अपने को हेजिटेंट नहीं रहना है। तो फाइनली कंक्लूड करते हैं, अपने अराउंड इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं जिसमें कि हम एक दूसरे से डिस्कस करें। क्लासरूम में आने के बाद में नो बकवास। अपने रूम में एक छोटा सा पोस्टर बना के रखें, जब घर से निकलें तो उसको देख के निकलें। अपनी कॉपी के ऊपर लिखा हुआ रहे क्लासरूम मीन्स नो बकवास, हर कॉपी के ऊपर लिखा हुआ रहे क्लासरूम मीन्स नो बकवास, क्लास मीन्स सेंस, ताकि हम अपने टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें। आज आपको राइटअप लिखना है कि मुझे रोज़ खेलना है, मुझे रोज़ म्यूज़िक करना है, मुझे अच्छी किताब भी पढ़नी है, और इसलिए मेरे को पढ़ाई बहुत अच्छे तरह से करनी है, मेरे को अपना टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, ऑलराइट। सो तो इसमें ललित कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम? 14। फोर्टीन्थ में अपन ने सर्किल बना लिया, तो अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विद अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दिस विद सेंटर एट द ओरिजिन। तो सेंटर ओरिजिन पर है, तो रेडियस 10 मीटर ही गिवन है, एंड विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20, इट्स वेलोसिटी वेक्टर एट 0,10, तो 0,10 यहाँ जाएगा। इफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग जेड एक्सिस, तो एक्स वाई जेड बाहर है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बाहर है, तो ये एंटी क्लॉक घूम रहा है, उससे वेलोसिटी आ गई। ठीक, तो हमने सेंटीपिटल एक्सेलरेशन देख लिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देख लिया। करना हो मेरे को सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओगे विदाउट वेक्टर्स? हाँ, ये टंग क्यों स्लिप हो रही है? प्रैक्टिस नहीं हुई क्या? हाँ, वी स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर। मुझे 80 का तनिष्क फॉर्मूला बताओ। अल्फा आर। मुझे वी ओमेगा में वेक्टर नोटेशन में फॉर्मूला बताओ। हाँ, वी वेक्टर इक्वल्स ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। मुझे अर्नव 80 अल्फा में रिलेशन बताओ, 80 और अल्फा में। हाँ, 80 बराबर अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, मुझे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर नोटेशन में सक्षम बताओ।
हाँ सक्षम, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन वेक्टर नोटेशन में। वाह, अब जैसे सपोज भूल जाते हो क्लासरूम में तो आप कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, वो टाइम बहुत कम होता है, आपको कुछ रिकॉल करना है, वेक्टर नोटेशन रिकॉल करना है। तो मैंने याद करने का तरीका बताया, v बराबर ओमेगा आर। ओमेगा हमेशा ओमेगा आर बोलो, आर ओमेगा मत बोलो, ओमेगा आर बोलो। तो दैट मीन्स ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। अब ए चाहिए तो इसी को मेंटली डिफरेंशिएट कर लो, ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे अल्फा आएगा, तो अल्फा क्रॉस आर, तो ये टी हो गया। फिर ओमेगा एज इट इज आर को डिफरेंशिएट किया, आर का डिफरेंशिएशन वी होगा, तो ओमेगा क्रॉस वी, तो अल्फा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी, तो वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तीन सर्कल बना लो, एक ही लाइन में तीन सर्कल बना लो। तो एक AC है और एक AT है। अब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना सीख रहे हैं अपन। तो ये AT है, ये AC है और ये A नेट है। और A नेट वेलोसिटी के साथ में सपोज फाई एंगल बना रहा है, फाई अपने को निकालना होगा पार्टिकल सर्कल में। ऐसे मूव कर रहा है, द पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो जो AT होगा वो वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा।
इस वाले केस में AC है ही, AT है ही नहीं, तो पहले वाले केस में स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इंक्रीजेस। सेकेंड वाले केस में स्पीड डिक्रीज हो रही है, और थर्ड वाले केस में स्पीड कांस्टेंट। ठीक है, जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा AC स्क्वेयर प्लस AT स्क्वेयर अंडर रूट, दैट इज V स्क्वेयर बाय R का होल स्क्वेयर प्लस अल्फा R या dV बाई dt का होल स्क्वेयर, dV बाई dt का होल स्क्वेयर अंडर रूट। यहाँ से नेट एक्सेलरेशन आएगा, AC निकालेंगे, AT निकालेंगे, और जो वेलोसिटी का एंगल आएगा एक्सेलरेशन के साथ में tan phi, ट्राइंगल में देखो tan phi इज AC अपॉन AT। AC अपॉन AT। हाँ, डिफरेंशिएट करके स्क्वायर करेंगे, वो डबल डेरिवेटिव नहीं है। गुड क्वेश्चन। AC अपॉन AT, ये tan phi। हाँ हाँ, बड़ा का AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर अंडर रूट। देखो इसमें या तो इसको अपन नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, थोड़ा क्लस्टर्ड हो रहा है इधर, कंजेस्टेड हो रहा है। अभी ठीक है। AC AT A नेट, A नेट, ये A नेट AC के बराबर, क्योंकि AT 0 है इस केस में। तो ये सर्कुलर मोशन में तीन केसेस होंगे। इसमें स्पीड बढ़ रही है क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है। इसमें स्पीड कम हो रही है क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के एंटी पैरेलल है, और इस केस में कांस्टेंट है। तो यहाँ जो फाई है वो 0 से 90 के बीच में होगा जब स्पीड बढ़ रही है, तो एंगल 0 से 90 के बीच में। और यहाँ जो फाई है
वो 90 से 180 के बीच में होगा, नाइन्टी से 180, और इधर जो फाई है वो 90 डिग्री के बराबर। फाई है एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विथ द नेट एक्सेलरेशन। फाई इज angle between v vector and a net vector, net acceleration, इनके बीच का एंगल, that is phi। हाँ, टेन थीटा में फिर टेन फाई में v क्यों लिया? तो हमें निकालना है कि वेलोसिटी के साथ में कितना एंगल है। तो ये tan फाई इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है? AC अपॉन AT। अब AC की वैल्यू क्या है? v स्क्वायर बाई आर। AT की वैल्यू क्या है? dv बाई dt अल्फा आर, दोनों सेम चीज़ है, तो वही लिखा है अपन ने, AC अपॉन AT। और ये AC की वैल्यू लिखी है, ये AT की वैल्यू लिखी है। और बोलो, ठीक है जी, कुछ है ना आदि? तो अभी फिर से पूरी स्टोरी समझते हैं। देखो, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक रेडियल या सेंटीपीटल और दूसरा टेंजेंशियल। रेडियल या सेंटीपीटल को बोलते हैं वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर, और उसका काम होता है डायरेक्शन चेंज करना, मैग्नीट्यूड चेंज से कोई लेना नहीं है, वो हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ है, वेलोसिटी से 90 डिग्री के एंगल पर है, लगातार टर्न कर रहा है। दूसरा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको dv बाई dt बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, या अल्फा आर बोलते हैं उसको, है ना। कभी आपको कंफ्यूजन हो कि dv बाई dt से अल्फा आर कैसा आएगा, तो v को आप लिखोगे ब्रैकेट में ओमेगा आर अपॉन डी टी, यहाँ से आर बाहर आ गया, डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा हो गया। तो अल्फा आर लिखें या डी वी बाई डी टी लिखें, दोनों सेम चीज़ हैं, ये अपन ने किया। अब नेट एक्सेलरेशन, तो देखो हमें क्वेश्चंस में क्या होगा, हमें क्वेश्चंस में पहले आपको ये समझना है फिगर कि AT वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल, यही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। AT के लिए तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, वेलोसिटी के पैरेलल, एंटी पैरेलल या जीरो। AC हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होगा, और दोनों का रिजल्टेंट नेट एक्सेलरेशन है ना। तो सर्कुलर मोशन में हम अपनी कन्वीनियंस के लिए नेट एक्सेलरेशन से डील नहीं करके उसके कंपोनेंट्स के साथ डील करते हैं, एक नॉर्मल और एक टेंजेंशियल। और जो नॉर्मल है वो वेलोसिटी चेंज करने का काम कर रहा है, डायरेक्शन चेंज करने का काम कर रहा है, और जो टेंजेंशियल है वो स्पीड चेंज करने का काम कर रहा है। तो इन तीनों फिगर्स में कोई डाउट है, फायर करो। अब हमें गिवन क्या, देखो हमें ऐसे गिवन होगा, क्वेश्चन में हमें ऐसे गिवन होगा, गिवन VT, गिवन VT, अब हमसे पूछा होगा नेट एक्सेलरेशन, गिवन VT एंड वी आर सपोज टू फाइंड A net एंड फाई, यह हमें निकालना है। हमें V given at 2t, a particle is moving in a circle of radius this with speed varying as a function of time this, find net acceleration at t बराबर 2 seconds। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन डायरेक्ट नहीं आएगा, ब्रेक होके आएगा। पहले हम क्या करेंगे, हम पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेंगे विच इज dv बाय dt। तो जो भी v का फंक्शन गिवन होगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग सेंटीपीटल एक्सेलरेशन निकालेंगे v स्क्वायर बाय आर। हमें मालूम है दोनों 90 डिग्री पर है, एक टेंजेंट में और एक रेडियल में, तो 90 डिग्री पर है। तो फिर जो ए नेट है, दिमाग में फिगर है हमारे, अभी हमेशा फिगर बनाएंगे, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। और फिगर बना लेंगे, क्योंकि अभी विजुलाइज जितना फिगर बना के करोगे उतना बेटर होगा। तो ऐसा फिगर बना लेंगे, और फिगर बनाने के बाद में, ये फिगर बनाने के बाद में हम बोलेंगे जो 10 फाई है वो कितना है। आपको ध्यान से देखना है कि एंगल कहाँ से पूछा है, रेडियस से पूछा है, वेलोसिटी से पूछा है, आपको ध्यान से देखना है। यदि रेडियस से एंगल पूछा है तो ये वाला एंगल लेना होगा विच इज 80 अपॉन AC, और वेलोसिटी से एंगल पूछा है तो ये वाला लेना होगा विच इज AC अपॉन 80। तो ऐसे वो क्वेश्चन गिवन होगा
तो tan phi बराबर AC अपॉन AT, यहाँ डाल देंगे तो phi आ गया। तो ऐसे हम नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे। कुछ क्वेश्चंस में हमें अल्फा कांस्टेंट गिवन होगा, हमें केस 2 है कि AT और अल्फा which are constant, which is constant is given, AT और अल्फा is given, AT गिवन है या फिर अल्फा गिवन है, हमें V एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं गिवन है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम अल्फा से ओमेगा निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लिखेंगे। इसी को पूरे को R से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा V बराबर U प्लस अल्फा आर को क्या लिखूं, जल्दी बोलो, अल्फा आर क्या होता है, ए नेट है या ए टी है, ए टी है, तो ये ए टी इंटू टी हो जाएगा। तो यहां से V आ गया। अब ए नेट ए सी स्क्वेयर प्लस, ये कौन चलेगा, ए सी स्क्वेयर प्लस ए टी स्क्वेयर अंडर रूट, यहाँ से मेरा फिर नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा, ए सी स्क्वेयर ए नेट वही फिर से ए सी स्क्वेयर। तो एक बार थ्योरी अच्छी तरह से समझ ली ना तो सारे क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे और आराम से सॉल्व होंगे। एक बार फिर से देखें क्वेश्चंस में क्या होगा, हमें स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, हमें AT चाहिए, ए नेट डायरेक्ट नहीं आएगा, AT dv बाई dt, तो AT आ गया, और स्पीड गिवन है तो AC v स्क्वायर बाई आर से आ गया, स्क्वायर करके ऐड किया, नेट एक्सेलरेशन आ गया, एंगल आ गया, फिगर बना लेंगे, आलस नहीं करेंगे। सेकेंड, हमें V नहीं गिवन है बल्कि हमें डायरेक्टली AT या अल्फा गिवन है विच आर कॉन्स्टेंट गिवन है। तो उस केस में ओमेगा फर्स्ट इक्वेशन तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, या V निकालना है तो V बराबर U प्लस AT। तो देखो एक बार चीज़ और आपने अच्छे तरह से सीखी कि हम लीनियर वेरिएबल्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो वहाँ जहाँ पे A आ रहा है उसके क्या आएगा, AT आएगा। जैसे ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थी, डेल्टा थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, अब इसको पूरे को R से मल्टीप्लाई कर दो तो R डेल्टा थीटा डिस्टेंस हो गया, ये V U हो गया, ओमेगा नॉट R अल्फा आर AT हो गया, तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। तो हम सेम इक्वेशंस को लीनियर की फॉर्म में भी काम में ले सकते हैं, बस जो एक्सेलरेशन काम में लेना है वो AT काम में लेना है, A नेट काम नहीं आएगा, या AC काम नहीं आएगा, AT काम आएगा इक्वेशन में। तो जब लीनियर वेरिएबल कैलकुलेट करना है तो लीनियर वेरिएबल्स के टर्म्स में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज में लेंगे, और एंगुलर वेरिएबल्स कैलकुलेट करना है तो एंगुलर वेरिएबल्स के टर्म्स में लेंगे। तो ये दोनों हो गया। चलो मैं आगे, कभी कभी ऐसे गिवन होगा, देखो जैसे तो केस 1 केस 2, अब मैं केस 3 पे आता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रॉब्लम्स की डिफरेंट कैटेगरीज को हम थ्योरी में पहले समझ लें ताकि प्रॉब्लम्स में उसको अच्छी तरह से अप्लाई कर सकें। तो जो बच्चे इस तरह से पढ़ते हैं उनको प्रॉब्लम्स कब सॉल्व करनी पड़ती है, वो हर प्रॉब्लम को अपनी डेवलप थ्योरी से अप्रोच कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो वही अप्रोच हम लोग ले रहे हैं। तो अब तीसरी सिचुएशन क्या है कि आपको गिवन है किसी मोमेंट पे ऐसे ए नेट दे दिया,
given a net and its angle with v vector, ये एंगल गिवन है। अब मुझे ए सी, ए टी और वी निकालना है। जो हेल्प करना चाहते हैं हैंड रेज करना, बोलना नहीं है अभी। समझिए तुम अलाइन हो गए हो या अभी दिक्कत है? थ्योरी से तो अलाइन हो गए, ठीक है। ए सी, ए टी ये सब क्लियर है, ठीक है। तो मुझे ए नेट गिवन है और एंगल गिवन है इसका। मेरे को ए सी निकालना है, ए टी निकालना है और स्पीड निकालना है। लास्ट वाले रो में से कोई बता रहा है क्या? ए टी का इधर वाला कॉम्पोनेंट, ए नेट का इधर वाला कॉम्पोनेंट ए टी है, उधर वाला कॉम्पोनेंट ए सी है और ए सी वी स्क्वायर आ रहा है। सब हो गया? लास्ट वाले रो में कोई बता रहा है? अहमद बोलो। ए टी हो गया। बेसिकली मेरे को ए नेट के तो दो कॉम्पोनेंट्स है, ए सी और ए टी। अपन ये ध्यान करें थ्योरी में, ए नेट इज ए सी वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर। तो दिमाग में ऐसे रखना है, नेट एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स हैं। तो इधर वाला कंपोनेंट तो इस लाइन के साथ फाई एंगल बन रहा है, तो ये कौन सा कंपोनेंट है? कॉस। तो ए टी विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या अल्फा पूछा है, तो अल्फा आर बराबर ए नेट कॉस फाई। तो यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है अल्फा आ गया, है ना। और जो दूसरा वाला कंपोनेंट ए नेट साइन फाई, ए सी विच इज़ वी स्क्वायर बाय आर, यदि वी निकालना है तो ओमेगा स्क्वायर आर, यदि ओमेगा निकालना है तो दैट इज ए नेट साइन फाई। तो आगे दोनों ठीक। कोई डाउट है? फायर कर दो। वो हमेशा ये नेट एक्स, अभी अपन क्वेश्चंस के थ्रू सीख लेंगे उस चीज़ को। हमेशा ये एक्सेलरेशन अंदर की तरफ आना चाहिए। देखो एक चीज़ पे नोटिस करना, जो अभी ने रेस की, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा अंदर की तरफ आएगा, चाहे रिटार्डेड हो, चाहे एक्सेलरेटेड हो या कांस्टेंट स्पीड से हो। देखो क्योंकि एसी हमेशा, एसी नॉन इनडिस्पेंसिबल है, तो एसी हमेशा अंदर की तरफ होगा। एटी या तो ऊपर होगा या नीचे होगा या जीरो है। तो नेट एक्सेलरेशन आप देखो सर्कल के अंदर की तरफ ही आ रहा है, सर्कल के अंदर की तरफ ही आ रहा है, कभी सर्कल से बाहर नहीं जाएगा, सर्कल के अंदर की तरफ ही आएगा नेट एक्सेलरेशन, क्योंकि एसी अंदर की तरफ है इसलिए, है ना। हम चलें आगे। तो देखो एक बार है ना, अपन थ्योरी को दिमाग में घुसा देते हैं अच्छी तरह से, ताकि क्वेश्चंस बढ़िया से सॉल्व कर पाएं। हमें सबसे पहले तो था थीटा, फिर आया डेल्टा थीटा, फिर आया ओमेगा एवरेज, फिर आया ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, फिर अल्फा एवरेज, फिर अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी, कॉन्स्टेंट अल्फा के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ तक किया। फिर v बराबर ओमेगा आर, s बराबर आर थीटा, ये आया। फिर एक्सेलरेशन में दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, रेडियल या सेंटीपिटल, ओमेगा स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर, डायरेक्शन चेंज करता है। टेंजेंशियल अल्फा आर या डी वी बाई डी टी, मैग्नीट्यूड चेंज करता है। और जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो कृति ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर अंडर रूट, और उसका वेलोसिटी का फाई एंगल है। तो डायग्राम ऐसे रटेंगे नहीं, याद करेंगे, ऐसे है, ऐसे है, और नेट एक्सेलरेशन ऐसे है, तो ए सी अपॉन ए टी टेन फाई, ऐसे दिमाग में विजुलाइज करना है कि क्या डायग्राम है। तो डायग्राम में से सर्कल बनाया, देखो मैं जैसे बोल रहा हूँ, एक सर्कल इमेजिन करो दिमाग में, और फिर उसके राइट साइड में पॉइंट ले लो, जैसा हम हर बार ले रहे हैं। तो ए सी का एरो देख लिया, फिर ए टी का एरो देख लिया, फिर ए नेट का एरो देख लिया, और फिर फाई ए टी के साथ बन रहा है, तो टेन फाई उस ट्राइंगल में हो रहा है, ए सी अपॉन ए टी। ऐसे आइज बंद करके विजुलाइज करना, इतनी फास्ट रिकैप होगा जब आप ट्राई करोगे। तो हर बार पढ़ाई करके आंखें बंद करके रिकॉल करना है। नहीं रिकॉल हो रहा है यानी कि आपने भी सीखा नहीं है पूरा, वापस से लिखो उसको। सो ये नेट एक्सेलरेशन हो गया। तो ये तीनों कैटेगरीज हो गई। बस यही थ्योरी पढ़ी अपने। वेक्टर्स इतने काम नहीं आएंगे, मतलब वो क्रॉस वाला इतना काम नहीं आएगा।
इसको हम ओरल करेंगे, ऐसे कर चुके हैं, हम ओरल करेंगे. अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड v. 3 सर्कल थे, स्पीड अप, स्पीड डाउन, कांस्टेंट स्पीड. थर्ड वाला ये कांस्टेंट स्पीड. तो इसमें टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई आर बाई वी. हम इस वाले केस में टाइम पीरियड नहीं बता सकते क्योंकि इसमें तो स्पीड लगातार बढ़ रही है, तो हर बार टाइम टर्न करने में कम होता जाएगा बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा क्योंकि स्पीड लगातार बढ़ रही है. तो यहाँ टाइम पीरियड डिफाइन नहीं होगा. ऐसे यहाँ स्पीड लगातार कम हो रही है तो टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा. केवल जब टाइम पीरियड बोलते हैं तो वो इम्प्लाइड है कि कांस्टेंट स्पीड है, तभी टाइम पीरियड की बात आएगी, अदरवाइज टाइम पीरियड मीनिंगलेस हो जाएगा, है ना. तो ये वाला केस है. तो अ पार्टिकल मूव्स इन सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड v. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू सेंटर टर्न्स बाय 180. अब इसको ऐसे अपन इमेजिन करेंगे. देखो सर्कल है, पार्टिकल 180 से टर्न किया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इधर से उधर 2r, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पाई r. कितनी स्पीड से v से, तो टाइम कितना लगा पाई r बाई v. तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 2r अपॉन टाइम पाई r बाई v. आ गया, आ गया, है ना. फिर हमसे बोला एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी. तो इधर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी अप, इधर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी है डाउन, तो चेंज कितना हुआ 2v. तो 2v अपॉन पाई r बाई v, ये एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया. फिर 90 डिग्री तो O से A ऐसे है और अब O से B ऐसे चले गया. डिस्प्लेसमेंट ये हुआ कितना √2r, और क्वार्टर सर्कल कवर किया है टाइम पाई r बाई 2 अपॉन v. तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया. अब एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, v ऐसे है और v ऐसे हो गया. कितने से टर्न हो गई v 90 से, तो 90 से सब्ट्रैक्शन कितना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, तो √2v. तो वेलोसिटी में चेंज का मैग्नीट्यूड है √2v, टाइम टेकन पाई r बाई 2v. तो यहाँ से एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया. अब थीटा पे चलते हैं, थीटा एंगल, तो r थीटा से टर्न कर गया तो डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल माइनस इनिशियल. तो दो वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट करने हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड r है और एंगल थीटा है, 2r साइन थीटा बाई 2. डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है r थीटा, तो टाइम होगा r थीटा बाई v. तो 2r साइन थीटा बाई 2 अपॉन r थीटा बाई v. यहाँ से एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया. फिर एवरेज एक्सेलरेशन, तो हमने ये सीखा था जितने से वेलोसिटी टर्न होगी उतने से ही, जितने से पोजीशन टर्न होगी उतने से ही वेलोसिटी टर्न होगी. तो v इनिशियल और v फाइनल में भी एंगल कितना है थीटा, तो वहाँ पे भी वेलोसिटी का डिफरेंस कितना हो गया 2v साइन थीटा बाई 2 एंड अपॉन टाइम एवरेज एक्सेलरेशन आ गया. तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद में थोड़ा मेंटली विजुलाइज करना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पैटर्न में तभी फास्ट कर पाओगे. जो जितनी बार आपने मेंटल विजुलाइजेशन किया हुआ है तो न्यूरल पाथवे वायरिंग बनी है, तो एग्जाम में फास्ट कर पाओगे, अदरवाइज स्पीड नहीं बनेगी. डन है. तो ये हम कर चुके थे लास्ट क्लास में, इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूँ. अब पहले इसको पढ़ के देखते हैं हमारे को ये कैटेगरी आती है क्या थ्योरी में. अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद स्पीड वेरिंग एज v बराबर 2t स्क्वायर. स्पीड वेरी कर रही है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 2t स्क्वायर. बोला फाइंड नेट एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड, और कहाँ लिखा हुआ है सर्कल में लिखा हुआ है. तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है और हमें नेट एक्सेलरेशन बताना है. कोई बता सकता है कि नेट एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ एंगल एक्यूट आएगा, ऑब्ट्यूज आएगा या 90 आएगा? स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है, तो 80 v के साथ आएगा, तो कैसा आएगा अक्यूट आएगा, एंगल अक्यूट आएगा. यही स्पीड कम हो रही थी, मान लो यहाँ पे 2 अपॉन टी लिखा हुआ होता, 2 अपॉन टी लिखा होता, तो 80 ऑपोजिट जाता, तो फिर वेलोसिटी के साथ नेट एक्सेलरेशन का एंगल ऑब्ट्यूज आता. ठीक है ना. तो ये गिवन है, आपने वो नेट एक्सेलरेशन निकालना है, तो पहले 80 निकाल लें. तो 80 इज dv by dt, that is 40 meter per second square. AC v square by r
दैट इज 4 अपने को 1 सेकेंड पे चाहिए तो वैल्यू डाल देते हैं। हाँ आर वी स्क्वायर बाय आर, सही। तो 4t पूरे में से कॉमन आ गया। देखो कोशिश क्या करो पहले सिंबल से सॉल्व करने की। 4t जब इनको स्क्वायर करेंगे तो 4t तो बाहर आ जाएगा, आ जाएगा क्या? तो 4t बाहर आ जाएगा, इधर 1 बचेगा और उधर टी क्यूब अपॉन आर बचेगा। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 4t कॉमन आ रहा है, 4t का स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बाहर आ गया, बचा क्या? 1 और टी क्यूब, तो 1 स्क्वायर प्लस t6 बाय आर स्क्वायर। तो वैल्यू ये आ रही है 4 1 स्क्वायर प्लस आर कितना है 4, तो 1/25 1/16, दैट इज 4√17/4। तो ये आ रहा है √17। बस फाइंड द नेट एक्सेलरेशन। अब अपने से एंगल भी, अपने को नेट एक्सेलरेशन में एंगल भी बताना पड़ेगा। तो अपन ने सर्कल बना लिया, AC इधर है, AT इधर है, ये A नेट है, ये एंगल फाई है, tan फाई आ रहा है AC अपॉन AT, दैट इज 4t अपॉन AC अपॉन AT, तो आ रहा है t³ बाय R 1/4। तो एट t बराबर 1 सेकेंड tan फाई इज 1/4, 0.25 रेडियन। अप्रॉक्सीमेटली डिग्री में बताना कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली डिग्री में कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली नियरेस्ट नंबर ले लेते हैं अपन। तो 1 रेडियन कितना डिग्री होता है? 1 रेडियन कितना डिग्री होता है? याद है क्या एग्जैक्ट कितना होता है? 57 पॉइंट समथिंग, 57 पॉइंट समथिंग है ना भाई। पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 180 अपॉन पाई। तो 180 अपॉन पाई रफली कितना ले सकते हैं? 60, रफली जस्ट फीलिंग लेनी है तो 60। तो 1 रेडियन रफली 60, वैसे 57 पॉइंट समथिंग होता है बट रफली 60। तो ये कितना हो गया? 60 इंटू 0.25, 15 डिग्री, 15 डिग्री के आसपास, 15 डिग्री के आसपास रफली। यस नो? ठीक है, तो ये आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो मुझसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम t। मेरी एक बात समझना, ये क्वेश्चन कर लिया, इस क्वेश्चन में किसी को इशू है क्या? अब ये क्वेश्चन टेस्ट में भी आएगा, ये क्वेश्चन असाइनमेंट भी आएगा, एक्सरसाइज शीट में भी होगा, सेक्शन रिव्यू में भी होगा, सब में ये v चेंज होता रहेगा, बस टाइम की वैल्यू चेंज होती रहेगी। आपको करना यही है, AC निकालना है, AT निकालना है, स्क्वायर करके ऐड करना है, डायग्राम बनाना है, पाई निकालना है, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आगे बता रहा हूँ, देखो इसको ऐसे समझो, ये जो AT है ये लगातार मोशन की डायरेक्शन के अलोंग लग रहा है, मतलब ये फोर्स लगातार ऑब्जेक्ट को ट्रैक के अलोंग धक्का दे रहा है। AT वाला जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को लगातार ट्रैक के अलोंग धक्का दे रहा है। AC केवल डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यू कैन फॉरगेट दैट। डिस्टेंस ट्रैवल्ड में या स्पीड को चेंज करने में कौन काम आ रहा है?
AT काम आ रहा है। AC का काम तो केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करना है। AC का काम केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करना है। तो एक तरह से आपको एक तरह से आप इसको स्ट्रेट करके विजुलाइज कर सकते हो, जिसमें AT लगातार मोशन के अलोंग लग रहा है। AC तो डायरेक्शन चेंज करने का काम कर रहा है, पार्टिकल है तो इसी ट्रैक पर ना, और AT हमेशा इस वेलोसिटी के अलोंग या ऑपोजिट लग रहा है। तो इट इज एज गुड एज 1D सिचुएशन कि एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल है। ये 1D की तरह ही हो गया कि एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल है। तो जैसे मुझे इस केस में डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, तो जो जो v होगा वो हमारा ds/dt हो जाएगा। स्पीड जो है वो ds/dt, तो मुझे डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, तो s इज v dt इंटीग्रेशन, दैट इज 2t स्क्वेयर दैट इज 2/3 t। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। Had AT been constant, in magnitude, तो हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैसे निकालते हैं? सेकेंड इक्वेशन, s बराबर ut प्लस जो हाफ a लिखते हैं, a में क्या आएगा? AT आएगा। वही इक्वेशन में मोशन काम आएगी, बस डेल्टा एक्स s बन जाएगा। डेल्टा एक्स अपना s बन जाएगा, लगातार उसी डायरेक्शन में चलता जा रहा है, तो s बन जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर, यदि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता और वेरिंग होता तो फिर ऐसे इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। कुछ कहना है किसी को? मैं 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ।